तो वेलकम टू अंग्रेजी टू इंग्लिश। जो आज का टॉपिक है ये वोकेबलरी पे बेस्ड है, जिसको मैंने द हिंदू के इंटरनेशनल एडिशन से लिया है और एडिटोरियल से मैंने ये पूरा जो आज का लेख है उसमें से लिया है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं वो आपके लिए मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो द फर्स्ट वन इज एक्सक्रूशिएटिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये होता है बहुत ही अत्यंत पीड़ादायक। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे। ठीक है, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा पेन होने लगे तो उसको बोलते हैं एक्सक्रूशिएटिंग बोलते हैं। ये अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? पेन की भी विशेषता को बता रहा है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा पेन है, मतलब एक्सट्रीम पेनफुल है या वेरी वेरी सीवियर पेन है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होता है? एक को होता है एगोनाइजिंग। ठीक है, एगोनाइजिंग मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आदमी को बहुत ही पीड़ा होती है, उसको एगोनाइजिंग कहते हैं, या इंटेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेंस। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएंगे बिल्कुल या तो कंफर्टेबल। आप कोई भी पेशेंट या तो कंफर्टेबल इस उसमें है या प्लीजेंट उसमें है। ठीक है, प्लीजेंट है, कंफर्टेबल है तो कोई उसको कोई परेशानी नहीं है। या एक्सकर्शिएटिंग है, एगोनाइजिंग है या इंटेंस है, तो इसका मतलब क्या है? ही इज इन वेरी एक्सट्रीमली पेनफुल सिचुएशन और वेरी सीवियर पेन। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो एग्जांपल आप सुन लो। द पेशेंट फेल्ट एक्सकर्शिएटिंग पेन आफ्टर द सर्जरी। ठीक है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जिसकी सर्जरी होनी है, तो आप कह सकते हो द पेशेंट फेल्ट एक्सकर्शिएटिंग पेन आफ्टर द सर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा एंड्योरिंग। एंड्योरिंग क्या है? ये ING आ रहा है लास्ट में, तो ये एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब है, एक वर्ब है। तो यहाँ अब ये क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपेटिव फॉर्म है, ये एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? एंड्योरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सहन करना। क्या होता है? सहन करना, मतलब कंटिन्यूइंग टू सफ़र और टोलरेट समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ को टोलरेट करना या किसी डिफ़िकल्ट कंडीशन से उसको अपने को संवारना। ठीक है, टोलरेट करना या बियरिंग। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एंड्योरिंग के टोलरेटिंग हो जाएगा। ठीक है, टोलरेट होगा या बियरिंग होगा। ठीक है, चलो अब इसके एंटोनिम देख लेते हैं। इस साइड क्या है? पूरे एंटोनिम है। ठीक है, एंटोनिम यहाँ से आ जाएंगे, पूरे इस साइड में पूरे एंटोनिम आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा? अवॉइड हो जाएगा। टॉलरेट मतलब क्या है? मैंने क्या बताया था? सहन करना। अवॉइड करना मतलब उसको सहन नहीं करना, मतलब उसको अवॉइड करना, उससे दूर ही रहना। ठीक है, या एस्केप, उससे भागना। अंडरस्टूड। अवॉइड और एस्केप क्या हो जाएंगे? मैंने दो सिनोनिम और दो एंटोनिम लिए हुए हैं। तो एंड्योरिंग का क्या मतलब होता है? सहन करना, टॉलरेट करना या बियरिंग करना। और इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे वो अवॉइड हो जाएगा और एस्केप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये बहुत मतलब क्या कहते हैं, कॉमन सा वर्ड है, डिस्कम्फर्ट। ठीक है, डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है अनईजीनेस। ठीक है, मतलब आपको क्या है? डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मतलब स्लाइटली कहीं पे पेन हो रहा है, अनईजीनेस हो रही है, मतलब यू आर नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सो इट इज़ कॉल्ड डिस्कम्फर्ट। ठीक है, आप जनरली देखते होंगे कि ट्रेन में भी आप सफ़र कर रहे हैं तो आपके सहयात्री आप उनकी सीट में बैठ जाते हैं तो वो बोलते हैं, यार आई एम फीलिंग वेरी डिस्कम्फर्ट, यू प्लीज़ गेट अप एंड यू टेक योर सीट। ठीक है, कई लोग होते हैं जो नहीं चाहते अपनी सीट शेयर करना, तो डिस्कम्फर्ट वर्ड जो है वो वहाँ पर बहुत यूज़ होता है। तो इसका सिनोनिम जो है वो है अनईजीनेस और या डिस्ट्रेस। ठीक है, डिस्ट्रेस भी एक काइंड ऑफ क्या कहते हैं, अनईजीनेस ही है या असुविधा है, मतलब सुविधा आपको नहीं हो रही है। यू आर गेटिंग डिस्ट्रेस्ड, मतलब अब आपको उस चीज़ से कहीं ना कहीं आपका ध्यान भंग हो रहा है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंफर्ट हो जाएगा और ईज हो जाएगा। अंडरस्टूड। आपको कंफर्ट चाहिए, डिस्कम्फर्ट का कंफर्ट, और ईज मतलब यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ, मतलब क्या कहते हैं, प्लीजेंट सिचुएशन। ओके, दिस इज कॉल्ड क्या कहते हैं, एंटोनिम ऑफ द डिस्कम्फर्ट। ओके, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल आएगा, और अच्छा होता है ना, कभी कभी हम क्या करते हैं, टाइट शूज पहन लेते हैं, तो फिर उसका मतलब तब क्या होता है? द टाइट शूज कॉज्ड अस डिस्कम्फर्ट। ठीक है, उसके कारण अगर हमें बहुत ज़्यादा टाइट हो गए और हम लंबी वॉक में जा रहे हैं तो हमारे पाँव में क्या होने लगेगा? दर्द होने लगेगा। सो वी वुड बी फीलिंग सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट। ओके, ये हो जाएगा। द पेशेंट रिपोर्टेड माइल्ड डिस्कम्फर्ट आफ्टर द ट्रीटमेंट। ठीक है, ये भी मतलब एक्सकर्शिएटिंग मैंने आपको बताया था, वहाँ पे सर्जरी हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव पेन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक ट्रीटमेंट लिया तो उसके कारण क्या हो रहा है? डिस्कम्फर्ट वाली स्थिति हो जा रही है। अंडरस्टूड ना? समझ में आ रहा है? चलो चलते हैं नेक्स्ट। ओके, ये भी नाउन था।
ठीक है, डिस्कम्फर्ट भी क्या है, एक नाउन है। अब नेक्स्ट वर्ड है अटेंडेंस। अटेंडेंस क्या है, बहुत इजी वर्ड लिए हुए हैं, कुछ लिए हुए हैं इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बतानी है कि कौन सी है। अटेंडेंस क्या है बेटा, एक नाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ बीइंग प्रेजेंट, ठीक है। आप कहीं पर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंस हो जाएगा, या पार्टिसिपेशन भी होता है, ठीक है। कहीं पे आप भागीदारी कर रहे हैं, मतलब यू आर शोइंग योर अटेंडेंस, सो इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, अ काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन भी है। अब इसका बिल्कुल एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा अब्सेंस, मतलब आप अनुपस्थित हैं, ठीक है। नॉन अटेंडेंस भी होता है, अटेंडेंस का जो एग्जैक्टली जो एंटोनिम होता है वो होता है नॉन अटेंडेंस, ठीक है। तो ये वर्ड तो बहुत कॉमन है, बट जो ये वाला नॉन अटेंडेंस वाला जो वर्ड है ये कॉमन नहीं है। हमको कई बार लगता है कि ये वर्ड गलत है, ठीक है, बट इंग्लिश में ये करेक्ट वर्ड है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। आवश्यकता मतलब किसी चीज़ की आवश्यकता, समथिंग नीडेड और समथिंग इज नेसेसरी। क्या है, कोई नीड है या नेसेसरी है, तो इसका क्या हो जाएगा, नेसेसिटी या नेसेसरी हो जाएगा, ठीक है। और रिक्वायरमेंट मतलब किसी चीज़ की डिमांड है, किसी चीज़ की मांग है, ठीक है। रिक्वायरमेंट मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए, मांगना, डिमांड करना, ठीक है। तो ये भी एक काइंड ऑफ सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि नेसेसरी है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एक चलो वो ले लेते हैं इसका, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इंग्लिश इज़ अ basic requirement for all the jobs. Okay, we guys are preparing for the government jobs. In our previous videos I also discussed कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, so why English is necessary. necessary इसलिए है because you will have to deal with the correspondences, ठीक है। आपको correspondences से डील करना है, वहाँ आपको ड्राफ्टिंग चाहिए, वहाँ पे आपको इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसलिए आपको वहाँ पे ज़रूरत है। तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन। कोई चीज़ ठीक है यार, ऑप्शन है, मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए, आई विल टेल यू लेटर, ठीक है। या फिर चॉइस है, मेरी चॉइस है, मैं लूँ या ना लूँ, ये मतलब ऑप्शनल है, ऑप्शनल होना, चॉइस होना। सो इट इज़ नॉट कहते हैं वेरी मच रिलेटेड टू इसेंशियल थिंग, सो दैट्स वाई ऑप्शन कह सकते हो आप या चॉइस कह सकते हो, इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड मतलब क्या होता है, किसी सिचुएशन का भड़कना, ठीक है। कोई सिचुएशन है वो मतलब या तो उत्पन्न हो रही है या उसमें कोई चर्चा हो रही है या वो अपने आप ही मतलब कहते हैं भड़क रही है, तो यहाँ ट्रिगर्ड मतलब शुरू होना, ठीक है, इनिशिएट होना। तो कहते हैं कॉज, मतलब कॉज समथिंग टू हैपन, ठीक है। कॉज समथिंग टू हैपन मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। कॉज्ड समथिंग टू हैपन, अगर कोई चीज शुरू हो रही है तो उसको बोलते हैं ट्रिगर्ड, ठीक है। तो इसका क्या सिनोनिम क्या हो जाएंगे, इनिशिएट, मतलब कोई चीज नई हो रही है तो इनिशिएट हो रही है, या स्पार्क्ड। स्पार्क्ड मतलब कोई चीज मतलब ज्वलित मुद्दा, ठीक है। ज्वलित मुद्दे के लिए भी ट्रिगर्ड भी यूज होता है, तो वहां पे स्पार्क्ड भी एक होता है, एक वर्ड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। द हिंदू में ये वाला जो ट्रिगर्ड वर्ड है आप बहुत बार देखोगे, और इसके बदले कई कई बार आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको स्पार्क्ड वर्ड आएगा, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, देखो शुरू करा तो खत्म करेंगे, क्या करेंगे, स्टॉप्ड हो जाएगा, ठीक है। या प्रिवेंटेड मतलब हम किसी चीज़ को रोक रहे हैं, ठीक है, वो स्पार्क्ड नहीं हो रही है, हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड प्रिवेंटेड, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब क्या कहते हैं, द लाउड नॉइज ट्रिगर्ड पैनिक अमंग द क्राउड, ठीक है। जो लाड होता है ना, कई बार ऐसे होता है शादियों में डीजे बजने लग जाता है, बहुत तेज डीजे लगता है, तो जो शादी में है वो तो दे आर फीलिंग कंफर्टेबल बिकॉज दे आर इन द मूड ऑफ जॉयफुलनेस, लेकिन उसके आसपास के जो घर वाले हैं वो मतलब दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद दिस, ठीक है। तो उनका क्या हो जाता है, तो सो द लाउड नॉइज ट्रिगर्ड पैनिक अमंग दी नेबर्स हु आर एसोसिएटेड विद दी बैंकेट हॉल, ठीक है। जो उसके आसपास रहते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है। ओके, द नेक्स्ट इज एगोनाइजिंग। एगोनाइजिंग का मैंने आपको पहले ही वाला एक्सकर्शिएटिंग बताया था, ठीक है। ये इसका एक काइंड ऑफ क्या है, सिनोनिमी है। एगोनाइजिंग मतलब एक ऐसा पीरियड होता है बेटा जब आपको एक्सट्रीमली पेनफुल सिचुएशन होती है, डिस्ट्रेसिंग होती है, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो महिलाओं में मासिक धर्म होता है, जो मेनिस्ट्रल पीरियड होता है, उसमें जो गर्ल्स होती हैं या फिर जो लेडीज़ होते हैं, दे आर फीलिंग अ काइंड ऑफ एगोनाइजिंग सिचुएशन और एगोनाइजिंग पीरियड दे आर फीलिंग। सो वो वाली जो टाइम होता है वो उस समय एगोनाइजिंग जो मेनिस्ट्रल पीरियड कहा जाता है, तो उस वहाँ पे बहुत यूज़ होता है, ठीक है।
तो इसका होता है एक्सट्रीमली पेनफुल हो जाएगा या टॉर्चरस होगा, ठीक है। मतलब एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एगोनाइजिंग कहते हैं, या आप एक्सकर्शिएटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ही वेंट थ्रू एन एगोनाइजिंग एक्सपीरियंस, मतलब एक बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस आप कह सकते हो, या ऐसा टाइम, जैसे मैंने आपको बोला ना कि मतलब जो मासिक धर्म होता है उसमें महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, और एक इतना बड़े लेवल पे डिस्कम्फर्ट होता है कि दे आर फीलिंग एगोनाइजिंग, ठीक है। एगोनाइजिंग एक्सपीरियंस होता है, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये क्या ही टाइम चल रहा है। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएंगे, वो पहला हो जाएगा प्लेजेंट। प्लेजेंट मतलब एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे आदमी बहुत खुश है, ठीक है। या डिलाइटफुल, ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी डिलाइटेड, ठीक है। डिलाइटेड एंड हैप्पी जो है वर्ड बहुत बार यूज़ करते हैं, जैसे स्पीच में भी बोला जाता है कि आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड टू बी द पार्ट ऑफ दिस फंक्शन टूडे, ठीक है। बोला जाता है ना, मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से मंत्र मुग्ध हूँ कि आज मुझे यहाँ पे आप लोगों ने आने का अवसर प्रदान किया। अंडरस्टूड? ओके, द नेक्स्ट वन इज पैरालाइज्ड। पैरालाइज्ड ये एक्चुअली एक मेडिकल कंडीशन है, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जहाँ पे आदमी कुछ करने के लायक नहीं होता है, ठीक है। जिसको पैरालिसिस हो जाता है, उसके हाथ पांव चलने बंद हो जाते हैं, और ब्लड का सर्कुलेशन उस पार्ट में नहीं हो पाता है, और वो जो पार्ट होता है वो बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय मतलब वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, निष्क्रिय बोला जाता है। तो इसका जो सिनोनिम बनता है वो बनता है इमोबिलाइज्ड, ठीक है। इमोबिलाइज्ड कहते हैं मतलब एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे समथिंग इज अनेबल टू मूव, ठीक है, या फिर डिसेबल हो जाना, ठीक है। डिसेबल्ड मतलब एक आपको पता है दिव्यांग के लिए बोलते हैं, ठीक है। दिव्यांग व्यक्ति को डिसेबल्ड बोला जाता है, ठीक है। पहले इनको विकलांग बोला जाता था, फिर प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये वर्ड विकलांग अच्छा नहीं है, इससे पहले उनको बोलो कि स्पेशली, मतलब वो एबल्ड हैं, मतलब वो दिव्यांग हैं, ठीक है, स्पेशली एबल्ड, ठीक है। भाई किसी के, अब देखो कोई बच्चा बेचारा जन्म से ही अगर किसी में डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो वो उसकी गलती थोड़ी ना है, भगवान ने दिया हुआ है, वो स्वरूप है उसका, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो एक्टिव हो जाएगा। पैरालाइज मतलब कोई चीज़ निष्क्रिय है, ठीक है, इनएक्टिव है, तो उसका एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे इमोबिलाइज्ड है, मतलब कोई मूव नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मोबाइल, मतलब मोबिलाइज्ड हो जाएगा। जो मोबाइल फ़ोन है बेटा, वो मोबाइल फ़ोन एक इतना सा मोबाइल फ़ोन होता है, ठीक है। यहाँ पे कीपैड ईपैड सब होते हैं, हम लोग इसी में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसी में सब हम कुछ देख रहे हैं। मोबाइल मतलब समथिंग विच कैन बी पोर्टेबल, जिसको आप इधर से उधर ले जा सकते हैं, जो आपका हर काम, छोटी सी ज़रूरत भी पूरा कर सकता है, और कहीं भी आप उसको मूव कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड मोबाइल, ठीक है। मूव वर्ड से बना हुआ है। तो पैरालाइज जो वर्ड है ये अपने आप में क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये भी एक एडजेक्टिव है जो किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, कि पैरालाइज हो गया मतलब आदमी की विशेषता को बताएगा कि उस आदमी में ये प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। लेट्स टेक ऑन एग्जांपल, द एक्सीडेंट लेफ्ट हिम पैरालाइज, ठीक है। कोई एक्सीडेंट हो गया किसी बंदे का, किसी बेचारी लड़की का, तो वो पैरालाइज हो गई, तो द एक्सीडेंट लेफ्ट हिम पैरालाइज्ड और इमोबिलाइज्ड और डिसेबल्ड, ओके। सो दीज आर दी वर्ड्स। द नेक्स्ट वन इज रिकाउंट। रिकाउंट का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ का वर्णन करना, या किसी चीज़ को नैरेट करना, ठीक है। रिकाउंट मतलब वर्णन करना, नैरेट करना, या अपने शब्दों में बताना या बयां करना, ठीक है। इसका एक और वर्ड होता है, वो होता है बयां करना, ठीक है, बयां करना। इसका मतलब होता है कि बताना। रिकाउंट मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब जब हमारे साथ कोई कंडीशन घटी रहती है, तो हम उसको रिकाउंट करते हैं, मतलब वी आर थिंकिंग अबाउट दैट सिचुएशन, और हम उस चीज़ का वर्णन करते हैं या बयां करते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, नैरेट हो जाएगा, ठीक है। नैरेट करना मतलब बताना, ठीक है, बताना, स्टोरी बताना, स्टोरी के लिए नैरेशन आता है। या डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, वर्णित करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो अब रिकाउंट भी क्या है, रिकाउंट भी अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो कंसील। कंसील करना मतलब छुपाना, ठीक है, छुपाना को कहते हैं कंसील करना। और सप्रेस करना मतलब दबाना, ठीक है। ये काइंड ऑफ सिनोनिम है, मतलब एग्जैक्टली सिनोनिम नहीं है, बट ये वहाँ पर ही यूज़ होते हैं। अब सेंटेंस में कहाँ कहीं पे कुछ किस कौन सा वर्ड किस हिसाब से यूज़ करा गया, ये बहुत देखने वाली चीज़ रहती है, ठीक है। तो प्लीज़ रिकाउंट व्हाट हैपेंड यस्टरडे। प्लीज़ रिकाउंट व्हाट डिड यू स्टडीड यस्टरडे। प्लीज़ रिकाउंट व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ योर यस्टरडे, ठीक है। तो आपका पिछले दिन का ऐसा कौन सा मोमेंट था जो सबसे
अच्छा था, यू जस्ट रिकाउंट, ठीक है, वहीं पे आ जाता है। चलो नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, डीजी। ये तो बहुत बार आपने सुना होगा। तो ये क्या है बेटा, एक मेडिकल कंडीशन है, ठीक है। अब डिजीनेस का मतलब ऐसा नहीं होता है कि खाली चक्कर आना, ठीक है, इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। फेंटिंग और लॉसिंग कॉन्शियसनेस, मतलब एक होता है कि फेंटिंग और लॉसिंग कॉन्शियसनेस, हमारी जो कॉन्शियसनेस है जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, किसी से कहीं किसी को देख रहे हैं, हम खुद के बारे में भी सोच पा रहे हैं। सो इट इज़ कॉल्ड ऑल कॉन्शियसनेस, ठीक है। अगर हमारी कॉन्शियसनेस अगर चली जाएगी, सो वी विल नॉट बी एबल टू, ठीक है, रिकाउंट, रिमेंबर, वट जो भी हम करते हैं वो हम चीज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक तो होता है फेंटिंग और लॉसिंग कॉन्शियसनेस हो जाता है। सडन सीवियर चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, ये भी काइंड ऑफ क्या है, डिजीनेस ही होता है, जहाँ पे सडन या सीवियर क्या हो जाता है, चेस्ट पेन हो जाता है और शॉर्ट ऑफ ब्रीथ हो जाती है, ठीक है। कभी कभी नमलिंग होती है, टिंगलिंगनेस होती है, इनएबिलिटी टू मूव योर आर्म्स और लेग्स, तो सब वो डिजीनेस के ही आते हैं, ठीक है। या फिर सडन चेंजेस इज विजन, स्पीच और कन्फ्यूजन, ठीक है, वो भी डिजीनेस का ही पार्ट है। अगर मतलब सडनली कोई ऐसा चेंज आ गया जब भाई आप मतलब अपने जो आपका देख नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज्ड हो रहे हो, ठीक है, तो ये सारी कंडीशन डिजीनेस में आती है। डिजीनेस का केवल मतलब चक्कर आना नहीं आता है, होता है इसका बहुत सारे 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताया, फेंटिंग और लॉसिंग कॉन्शियसनेस, सडन सीवियर चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, नमलिंग हो गया, टिंकलिंग हो गया एंड इनएबिलिटी टू मूव योर आर्म्स और लेग, और लास्ट क्या बताया था, सडन चेंज इन विजन, स्पीच और कन्फ्यूजन, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, गीडी। गीडी भी एक ऐसी कंडीशन होती है व्हेन यू आर अनेबल टू यू नो क्या कहते हैं, मूव, अनेबल टू टेक द डिसीजन, उसको गीडी बोलते हैं। या फिर आप बोल देते हैं लाइट हेडेड, मतलब आप एक ऐसी कंडीशन जब आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपका इधर उधर ध्यान भटक रहा है, ये सब चीज़ें, इसको लाइट हेडेड भी कहते हैं, मतलब इधर उधर चीज़ों को घूमना, ठीक है। लाइट हेडेड मतलब लाइट आपने देखी है, लाइट होती है, कभी लाइट कभी कहीं है कभी कहीं है, तो वो सारी लाइट हेडेड उस वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टेबल, मतलब कहीं पे एक जगह मतलब स्टेबल है, मतलब भाई बिल्कुल वहीं का वहीं है, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। या फिर बैलेंस्ड है, ठीक है, मतलब बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है, मतलब पूरी कंप्लीट डाइट को कहते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। या स्टेबल किसी भी चीज़ में, बैलेंस है बोलते हैं ना, बैलेंस है मतलब कोई पढ़ने में भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, बोलने में भी अच्छा है, व्यवहार में भी अच्छा है, मतलब ही इज़ बैलेंस्ड और स्टेबल, ठीक है, वहाँ से वर्ड बने हुए हैं। तो डीजी क्या है, डीजी भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, ये किसी चीज़ की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। सो सेम वे आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है बेटा। सो आई फील डीजी आफ्टर स्टैंडिंग अप सडनली, ठीक है, मैं सडनली अगर उठा आपको क्लास लेने के बाद, सो आई मे बी फीलिंग डीजीनेस, ठीक है। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेज यू मे मेक। नेक्स्ट वन इज रिलीफ। रिलीफ मतलब भैया ये होता है फ्रीडम फ्रॉम पेन और एंजाइटी, ठीक है, किसी भी चीज़ से अगर राहत मिलना, ठीक है, राहत मिलना मतलब जैसे ही आप लोगों की नौकरी लग जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक काइंड ऑफ रिलीफ मिलेगा। वो ऐसा रिलीफ मिलेगा कि आपको लगेगा वाह भाई, अब मैं चलता हूँ गोवा, मुंबई, कहीं भी घूमने चलता हूँ, ठीक है, या फिर कोई फॉरेन कंट्री घूमने जाएगा, या फिर कोई पहाड़ों की सैर करने के लिए जाएगा, या कोई राजस्थान में मरुस्थल में घूमने के लिए जाएगा, काइंड ऑफ रिलीफ यू पीपल विल टेक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है, वो होता है कंफर्ट और ईज, ठीक है। कंफर्ट होना ना, इजीनेस हो जाना, भाई अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अब तो मेरा एग्जाम पास हो चुका है, ठीक है, मैं पास हो गया हूँ, अब कंफर्ट जोन में हूँ मैं। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे बेटा, एंटोनिम हो जाएगा डिस्ट्रेस, भाई डिस्ट्रेस या माइजरी, ठीक है। डिस्ट्रेस या माइजरी वो है जहाँ पे भाई अगर कोई बच्चा देखो अगर क्लियर नहीं कर पाता है गवर्नमेंट एग्जाम को, तो कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रेस रहता है, ठीक है, मतलब ही इज नॉट एबल टू कंसंट्रेट इन एनीथिंग, ठीक है। ये कंडीशन आती है, बहुत बार ऐसी कंडीशन आती है जब आदमी नहीं कर पाता है। भाई हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम को पास कर लेंगे। तो रिलीफ क्या है, एक वहीं से लिया हुआ वर्ड है और ये एक नाउन है, ठीक है, नाउन है जो किसी चीज़ की, अब ये नाउन में भी किस टाइप का आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये बताना मैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना। नाउन की वीडियो है एक बेटा, नाउन की वीडियो है, नाउन की वीडियो में कंप्लीट नाउन के बारे में मैंने बता रखा है, एक ऐसी स्टेट का भी बारे में मैंने चर्चा करी है कि स्टेट इज़ अ काइंड ऑफ ऑल्सो क्या है, नाउन है। नाउन इज नॉट ओनली द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये वीडियो आप देखना, ये वीडियो आप कंप्लीट देखोगे, 1 घंटा कुछ की वीडियो है, सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि नाउन क्या होता है और कौन से वर्ड कहाँ से लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज
मेन स्ट्रीम मतलब होता है किसी चीज को मुख्य धारा में लाना, या मतलब किसी चीज को ऐसी जगह ले आना कि वहां से वो एक्सेसिबल हो, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि मेड वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब कोई चीज एक्सेप्टेड है, वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब जिसको लोग क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, वो होता है पॉपुलराइज्ड। पॉपुलराइज्ड मतलब कोई चीज मतलब अब पॉपुलर हो गई है, ठीक है, वो बहुत ही फेमस हो गई है, ठीक है, या प्रशंसक उसे प्रशंसा उसकी कर रहे हैं, या इंटीग्रेटेड हो गई है। इंटीग्रेटेड मतलब लोग मतलब दे आर एबल टू एसेस दैट थिंग, ठीक है, मुख्य धारा में वो आ चुकी है, तो उसको बोलते हैं मेन स्ट्रीम के क्या है, पॉपुलराइज्ड और इंटीग्रेटेड। तो ये क्या है, ये वर्ड पूछा गया है, ठीक है, सीजीएल में पूछा गया है मेन स्ट्रीम, ठीक है। इसका एक ये वाला ऑप्शन दिया गया था इंटीग्रेटेड, सो ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इग्नोर्ड, ठीक है। इग्नोर्ड मतलब कोई चीज जिसको इग्नोर करा जा रहा है, ठीक है, दिस इज पब्लिकली डिनाउंस्ड, ठीक है, पब्लिकली डिनाउंस हो रही है, तो उसको आप कह सकते हैं कि इग्नोर्ड। और मार्जिनलाइज्ड, ठीक, मार्जिनलाइज्ड मतलब क्या कहते हैं, वो मतलब वो मुख्य धारा में नहीं है, उसको एक अलग कोने में फेंक दिया है, ठीक है, अलग कोने में फेंक दिया है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं द आइडिया वॉज ग्रेजुअली मेन स्ट्रीम्ड, या फिर कोई भी आइडिया, दैट आइडिया वॉज मार्जिनलाइज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट, ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट से उस आइडिया को हटा दिया है, ठीक है, आप ये बोल सकते हैं। ओके, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, न्यूज़पेपर में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, टेक्नोलॉजी हैज़ मेन स्ट्रीम्स ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, हम अभी ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं ना, तो क्या है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, हैज़ मेन स्ट्रीम्ड ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग। तो टेक्नोलॉजी हैज मेन स्ट्रीम्ड ऑनलाइन लर्निंग, ओके, ऑनलाइन लर्निंग। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है बेटा हेल्ड। हेल्ड मतलब किसी चीज को होता है हेल्ड द डिसीजन, ठीक है, हेल द डिसीजन करके एक ये आता है, हेल द डिसीजन, हेल द डिसीजन, हेल द डिसीजन मतलब किसी भी चीज की प्रशंसा करना, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल आर वाइडली प्रेजिंग दैट, ठीक है, किसी भी चीज की, या पब्लिकली प्रेज करना, तो पब्लिकली प्रेज करना भी होता है, पब्लिकली प्रेज करना, तो प्रेज करना और अपलॉड करना, ठीक है, किसी भी चीज की प्रशंसा करना, उसको बोलते हैं हेल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया है, ठीक है, ये आप जरूर देखना। और नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज करना या कंडेमन करना, ठीक है, या इसको डिनाउंस करना, डिनाउंस करना, ठीक है, पब्लिकली। इसका हेल द डिसीजन मतलब होता है या तो हेल द डिसीजन और डिनाउंसिंग इट, ठीक है, बिल्कुल अपने अपने बिल्कुल ही अपोजिट वर्ड हैं। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज करना, कंडेमन करना या डिनाउंस करना, और ये क्या हो जाएंगे, अपना सिनोनिम हो जाएंगे प्रेज करना या अपलॉड हो जाना, ठीक है। हेल क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। अब चलते हैं प्रपोजल। ओके, प्रपोजल बेटा क्या है, प्रपोजल एक सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी नाउन है, ये अपने आप में नाउन है, ठीक है, प्रस्ताव है ये, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रस्ताव, ठीक है। प्रस्ताव मतलब प्रस्ताव देना मतलब सजेशन देना, ठीक है, या प्लान ऑफ एक्शन करना, ठीक है, ये सारे इसको बहुत ही मतलब कॉमन वर्ड है, सजेशन या प्लान। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा रिजेक्शन, ठीक है, कोई भाई हमें नहीं चाहिए, ये आपका जो प्रपोजल है रिजेक्टेड है, ठीक है, या रिफ्यूजल, हम इसको नहीं मान रहे, प्रपोजल है ही नहीं, ठीक है, रिजेक्टेड है, ये रिफ्यूजल है, ठीक है, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, अंडरस्टूड ना। तो बेटा आई बिलीव आपको जितना भी मैंने बताया कुछ आपको वर्ड्स समझ में आए होंगे, ठीक है। बाकी इनका क्या होता है, आप जितना इनको यूज़ करेंगे सेंटेंस में उतना ज़्यादा यूज़ होंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा आप इनको यू विल बी एबल टू मेमोराइज देम, ठीक है। और बाकी सेंटेंस यूज़ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसी भी वर्ड्स का सेंटेंस, सेंटेंस यूज़ होना चाहिए, सेंटेंस यूज़ होगा तो अपने आप ही वो वर्ड याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप दोबारा पॉज कर करके इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेना, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। सो आई एम डन विद दिस वर्ड्स, ठीक है। अभी कुछ वर्ड्स और हैं जो दूसरे उसमें लेख में लिखे हुए हैं, तो उनको डिस्कस कर लूँगा, या तो मैं आज करूँगा या कल नया जो लेख आएगा, नया जो इसका एडिटोरियल आएगा, उसके नए एडिटोरियल से कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड हैं वो उठा करके आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है।
तो वोकेबलरी भी हमें बढ़ानी है, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हैव ए वेरी गुड प्लेस इन एसएससी सीजीएल, और जो भी आपका एनडीएस सीडीएस का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 15-15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। ठीक है, जो भी वर्ड हैं आप उनको देखते रहो एंड लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। पुरानी जो वीडियोस हैं वो कॉन्सेप्ट बेसिस वाली हैं और पीवाईक्यू वाली हैं, उनको भी आप चेकआउट कर लो। गुड बाय।